हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो स्ट्रीम वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, और एक बार आप समझ गए इसको तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, राइट। तो बेसिक्स हमारे वही रहेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में, और उसमें जो कुछ नया ऐड ऑन होगा इस वाले टॉपिक में उसको हम बताते चलेंगे आपको, राइट। तो देखो, दो तीन चीज़ें इस चैप्टर में है जो पहले हमें जान लेना चाहिए। जैसे एक तो है, हम जहाँ पे जो सिंबल यूज करेंगे उसको भी बताते चलेंगे। एम अगर हम कहीं लिख रहे हैं तो ये बेसिकली ये डिनोट करेगा कि आदमी की स्पीड, वो भी स्टिल वाटर में, जब पानी शांत है तब उसकी स्पीड जो हम डिनोट करेंगे उसको हम एम से डिनोट करेंगे। सी डिनोट कर रहा है कि स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो सी है स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल, और एम डिनोट करता है व्यक्ति की शांत जल में चाल। ठीक है, इसके आगे इस टॉपिक में एक चीज़ आता है अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसका ये अर्थ ये हो गया कि मान लो कि इस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है, ठीक है ना, एम की स्पीड से आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो धारा की स्पीड है वो भी सेम डायरेक्शन में उस सी की स्पीड है। ठीक है, तो इस केस में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और आदमी की जो स्पीड बन के आएगी वो निकल के आएगी m प्लस सी। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कि धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल के लिए हम आदमी की शांत जल में चाल और धारा की चाल को ऐड कर देते हैं, तो हमें निकल के आ जाता है कि धारा की दिशा में उस आदमी की चाल कितनी होगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरे केस ये हो सकता है कि आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है और पानी इधर से आ रहा है। ठीक है, आदमी की स्पीड मान लो m है, शांत जल में स्पीड m है, जब वाटर स्टिल है, जब कोई फ्लो नहीं है पानी का, तब वो m की स्पीड से उसमें तैर पा रहा है, वही m है यहाँ पे। ठीक है, और धारा की स्पीड c है। तो यहाँ पे जो फाइनल स्पीड निकल के आएगी आदमी की, क्योंकि धारा इसकी विपरीत दिशा में चल रहा है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी स्पीड, आदमी की स्पीड कम होगी। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है करंट उसके अगेंस्ट जा रही है, तो यहाँ पे जो आदमी की स्पीड निकल के आएगी वो आएगी m माइनस सी। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो m प्लस सी डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, m माइनस सी अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से छोटा सा एक रिजल्ट निकालना चाहें, मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम d से डिनोट कर देते हैं और अप स्ट्रीम स्पीड को u से। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? m प्लस सी बराबर d और m माइनस सी बराबर u, राइट। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2m बराबर d प्लस u, राइट। या फिर आदमी की शांत जल में जो चाल आएगी वो अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड और इन दोनों को ऐड करके बटे 2 आएगी। ठीक है ना। तो अगर हमें धारा की दिशा में स्पीड और धारा के अगेंस्ट उसकी स्पीड पता है आदमी की, तो दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करके आदमी की शांत जल में चाल निकाल सकते हैं, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम घटा देंगे तो हमें यहाँ से निकल के आ जाएगा धारा की स्पीड, ये आ जाएगी d माइनस यू बटे 2। ठीक है, धारा की दिशा में स्पीड, धारा के अपोजिट दिशा में स्पीड, और दोनों को घटा के बटे 2 कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दो कि हमें 2 स्पीड पता है। एक आदमी मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, राइट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लो इस दिशा में आदमी जा रहा है और धारा भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, आदमी ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए तक वापस आता है। ठीक है ना, और धारा की दिशा तो यही रहेगी। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे औसत स्पीड क्या आएगी, हमें पता है व्यक्ति का शांत जल में चाल m है, धारा की चाल c है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में जब वो a से b तक जाएगा तब वो धारा की दिशा में जाएगा। तो जब वो धारा की दिशा में जाएगा तब आदमी की स्पीड निकल के आएगी m प्लस सी, और जब वो वापस आएगा b से a की तरफ तब उसकी स्पीड आएगी m माइनस सी, क्योंकि इस बार वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है ना, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इस बार। तो हमने ऑलरेडी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में डिस्कस किया हुआ है
कि अगर डिस्टेंस यहाँ पे सेम है ए से बी तक, ये तो चेंज हो नहीं रही है, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर सेम डिस्टेंस के केस में एक बार स्पीड m प्लस सी है, एक बार स्पीड m माइनस सी है, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? तो एवरेज स्पीड वहाँ पे क्या आती थी? 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना, यही तो निकालते थे हम वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम वही चीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2m प्लस सी इंटू एम माइनस सी, और x प्लस वाई करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो c से तो कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2m, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या बन गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये निकल के आएगा m स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे m, ठीक है। ये एक छोटा सा रिजल्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति का शांत जल में चाल m है, धारा की चाल c है, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए उसके जो एवरेज स्पीड आएगी, वहाँ से जाके अगर वापस आ रहा है तो औसत स्पीड उसकी m स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे m आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट है ये यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है। तो होपफुली कुछ ये बेसिक चीज़ें जो थी ये आप समझ गए होंगे। बाकी एग्जाम्पल के थ्रू हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पे कुछ नई चीज़ें आएंगी उसको हम वहीं पे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि धारा की दिशा में एक व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा के अपोजिट उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हमें ये निकालना है कि शांत जल में व्यक्ति का चाल क्या है और धारा की चाल क्या है, ठीक है। तो धारा की दिशा में हमने अभी आपको बताया कि दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं, आदमी का शांत जल में चाल और धारा की चाल, ये दोनों ऐड हो जाएंगी कब? जब आदमी धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये हमें दिया है 20 और इसकी अपोजिट, करंट के अपोजिट इसकी स्पीड दी है 10 की। यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा m बराबर 20 10 30 बटे 2 या फिर 15, ठीक है। और c की वैल्यू दोनों को घटा के डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5 की mph, ठीक है। तो m की वैल्यू 15 आ जाएगी और c की वैल्यू 5 आ जाएगी, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी है। 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 के mph, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल उसे वही दूरी तय करने में 20 घंटे लग रहे हैं। तो धारा के अपोजिट की डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या आएगी? m माइनस सी, और यहाँ पे इस बार 20 घंटे लग रहे हैं, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी 10 के mph, ठीक है ना। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 15, राइट। होपफुली समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अंतर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल का अनुपात 3:2 है, तो धारा की चाल पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखो एकदम बेसिक में हमने डिस्कस किया हुआ है कि धारा की दिशा में जो स्पीड आती है वो आती है m प्लस सी, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आती है m माइनस सी, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये क्या आएगा? m प्लस सी माइनस m माइनस सी, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2c, और इस 2c की वैल्यू दी है 5 kmph, ठीक है ना। c की वैल्यू पूछी जा रही है तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है इसकी इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं थी। होपफुली समझ गए होगे, इजी क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है क्वेश्चन? एक व्यक्ति धारा के विपरीत तैरने में धारा के साथ तैरने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, राइट। यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो दिया गया है, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या दिया है? 2:1 का या फिर 1:2। जब 2 रहेगा तो ये धारा के अपोजिट वाली
टाइम है, जब 1 है तो धारा की दिशा में टाइम है। ठीक है, हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम में डिस्कस किया है कि अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, तो जो टाइम का रेशियो यहाँ पे आएगा, स्पीड का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पीड का रेशियो लिख सकते हैं 1:2 का। राइट, अब देखो एक स्पीड कम है, ये ज़्यादा है स्पीड 2 की, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे स्पीड कम है हम ये बोल सकते हैं कि ये धारा के विपरीत दिशा की स्पीड है और ये धारा की दिशा में स्पीड है। ठीक है ना, तो यहाँ से इस रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं m+c/m-c, ये बराबर है 2/1 के। राइट, अब इस फ्रैक्शन में हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, यहाँ से m/c अगर हमें निकालना होगा तो हम 2 + 1 और 2 - 1 करके ये लिख देंगे 3/1। ठीक है ना, कंपोनेंट और डिविडेंडो जो हमने फ्रैक्शन में जैसे हम लगाते आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कि व्यक्ति का शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात 3/1 है। राइट, और यही हमसे पूछा गया है कि स्थिर जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का अनुपात, तो यह आ जाएगा 3:1। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट मैं लिखना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, देखो रिजल्ट ये है कि अगर कोई आदमी धारा की विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा n गुना टाइम लेता है। ठीक है, धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा अगर वो धारा के विपरीत दिशा में जाने पे n गुना का टाइम लेता है तो हमें ये रिजल्ट मिलता है m/c, ये बराबर आएगा n+1/n-1। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हो। ये रिजल्ट बेसिकली यही चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही चीज़ है जो हम यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो की बात कर रहे हैं, ये उसी को समराइज करके लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इस रिजल्ट, अगर ये रिजल्ट आपके दिमाग में है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ठीक है, कैसे कर सकते थे, यहीं पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में 2 गुने का समय लग रहा है। किसके 2 गुने का, जितना समय उसको धारा की दिशा में लग रहा है, धारा के विपरीत उसका 2 गुना समय लग रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती, तो 2 + 1 करेंगे 3 और 2 - 1 करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते थे, इतनी एक्सरसाइज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। राइट, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत तैरने में धारा के साथ तैरने में लगने वाले समय से 3 गुने अधिक समय लेता है। आगे दिया है कि अगर धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी। ठीक है ना, हिंदी वाले वर्जन में थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 गुना अधिक समय लेता है, इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है कि 3 गुने का समय लेता है। ठीक है, तो इसका जो सही वर्जन है यही है कि वो 3 गुना समय लेता है, अधिक नहीं है। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस है दोनों लैंग्वेज में और दोनों ही केस में अलग अलग आंसर आएंगे। हमने जो रिजल्ट ऊपर डिस्कस किया, हमने क्या रिजल्ट लिखा है, हमने ये लिखा है कि अगर कोई आदमी धारा के विपरीत दिशा में जाने पे धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा n गुना समय लेता है तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में जाने पे उसको 3 गुना का समय लगता है, तो n की वैल्यू 3 दी है, तो हम यहाँ से m/c लिख सकते हैं, 3 × 1 = 4 और 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, दिया है c की वैल्यू 5 है, तो अगर c की वैल्यू 5 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 10 आ जाएगी। राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। ये वाला भी कर लेते हैं हिंदी वर्जन में भी। देखो हिंदी वर्जन में क्या लिखा है कि 3 गुना अधिक समय लेता है। हमारे पास फार्मूले में है कि कितना गुना समय लेता है। ठीक है ना, तो अगर 3 गुना अधिक समय ले रहा है, इसका ये अर्थ हुआ कि टोटल 4 गुना समय ले रहा है। ठीक है ना,
होपफुली समझ पा रहे होगे। अगर 3 गुना अधिक समय ले रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि वो टोटल 4 गुना समय ले रहा है। तो अगर 4 गुना समय लेगा तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमें m/c की जो वैल्यू मिलेगी ये 5/3 मिलेगी। ठीक है, और अगर c की वैल्यू 5 रखेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 25/3। राइट, तो इस केस में m की जो वैल्यू आती वो 25/3 आती, ना कि 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देके पढ़ना आपने। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन कि एक आदमी स्थिर पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चलाता है। m की वैल्यू कितनी दी है? 12 दी है। आगे दिया है कि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी दी है? n की वैल्यू दी है 2। धारा के अपोजिट जब जाएगा तो उसको धारा की दिशा की अपेक्षा डबल टाइम लग रहा है। तो m की वैल्यू अगर 2 दी है तो हमें ये पता है कि m/c जो आएगा वो 3/1 आ जाएगा। राइट, m की वैल्यू 12 दी है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर m की वैल्यू यहाँ पे 12 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 12/3 या फिर 4। राइट, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहता है कि A धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। इसका अर्थ होगा कि करंट के अपोजिट उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? m-c की जो वैल्यू है ये 12/4 या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3 kmph है। ठीक है, ये धारा के अगेंस्ट उसकी स्पीड आ गई। आगे दिया है कि अगर धारा की चाल धारा के अनुकूल A की चाल की 1/3 है, जो स्पीड ऑफ करंट दी गई है वो A की स्पीड की 1/3 दी है। ठीक है, तो उसे धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया है कि स्पीड ऑफ करंट और A की स्पीड, A कोई आदमी है, उसकी स्पीड कब? धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल स्पीड क्या आएगी? m+c आएगी। इन दोनों का रेशियो दिया है 1/3। राइट, तो m-c की वैल्यू 3 दी है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है ना। इस वाले इक्वेशन को हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं m+c/c बराबर 1/3, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m/c बराबर ये हो जाएगा 3 - 1/1 या फिर 2। राइट, थोड़ा सा हमने फ्रैक्शन यूज किया, हमने c को ऊपर ले जाके माइनस कर दिया तो यहाँ से एक भी ऊपर जाके माइनस हो गया। तो m/c की वैल्यू आ गई 2 और m-c की वैल्यू है 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m बराबर 2c। ठीक है, तो m बराबर 2c की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा c बराबर 3 kmph और m बराबर ये अगर 2c है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, पूछा हमसे क्या है? हमसे ये पूछ रहा है कि उसे धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे स्पीड आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटे और डिस्टेंस हमारे ही 12। ठीक है, तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, स्पीड है 9 का, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा? दूरी बटे चाल कर दो, 12/9 या फिर 4/3 घंटे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, होपफुली समझ गए होगे। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे ध्यान देना आपने। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है क्वेश्चन। यदि धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल धारा के अनुकूल चाल का 3/4 है। ठीक है, जो करंट के अगेंस्ट स्पीड है वो करंट की डायरेक्शन की स्पीड का 3/4 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि m - c
बटे m प्लस सी, इसकी वैल्यू दी है 3/4, यही तो दिया है ना। आगे दिया है तो स्थिर जल में नाव की चाल का तथा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की औसत चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, पूछ क्या रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल, तो स्थिर जल में जो स्पीड होती है वो लिखते हैं हम m से, उसको डिनोट करते हैं, और धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की औसत चाल, ठीक है ना। तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होती है m माइनस सी, धारा के अनुकूल चाल होती है m प्लस सी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। डिस्टेंस सेम है, एक बार स्पीड m माइनस सी है, एक बार स्पीड m प्लस सी है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, हमने डिस्कस किया था ना अभी। मैं फाइनल रिजल्ट ही लिख रहा हूँ, ऊपर से आप देख सकते हो, ये आएगी m² माइनस सी स्क्वायर बटे m। ठीक है, ये आएगी एवरेज स्पीड है। वही फंडा है एवरेज स्पीड निकालने का, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो दोनों केस में एवरेज स्पीड क्या आएगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है ना, तो x यहाँ पे क्या है m प्लस सी, y क्या है m माइनस सी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड भी आ गई, और शांत जल में नाव की चाल m ही है। तो यहाँ से हमें पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और इन दोनों स्पीड के एवरेज का रेशियो। ठीक है, तो इन दोनों स्पीड का एवरेज यहाँ पे हमने निकाल लिया, इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे m² माइनस सी स्क्वायर बटे m करेंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा m² बटे m² माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली हमसे ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है, राइट। ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर हमसे यही स्टेटमेंट ही लिख के दे दे तो ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, m माइनस सी बटे m प्लस सी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको फ्रैक्शन को रिवर्स कर दें तो हम m प्लस सी बटे m माइनस सी को 4/3 लिख देंगे, या फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो m बटे सी की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 ऊपर जाके ऐड होगा तो ये 7, और 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, तो m बटे सी की वैल्यू 7/1 आ गई, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m की जगह पे हम क्या लिख देंगे, m² है तो यहाँ पे ये 49 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 49 माइनस 1 या फिर 49/48 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक चीज़ तो इसमें ये समझने लायक थी। ठीक है, बाकी ये तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चला सकता है। इसका अर्थ हो गया कि शांत जल में आदमी की चाल दी है वो 10 kmph है। आगे दिया है कि अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, सी की भी वैल्यू दी है 2 kmph, और उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, टोटल टाइम 5 घंटे का लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक मान लो जा रहा है और फिर उतनी ही डिस्टेंस वापस आ रहा है। तो देखो इस केस में क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो एक बार उसकी स्पीड होगी m प्लस सी, तो दूसरी बार होगी m माइनस सी। ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, m प्लस सी की स्पीड से जा रहा है, m माइनस सी की स्पीड से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड जो आएगी वो उसकी हो जाएगी m² माइनस सी स्क्वायर बटे m। ठीक है, और औसत स्पीड का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या कहता है कि कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। यही तो होता ना, एवरेज स्पीड जो आती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड हमने निकाल ली है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा टोटल डिस्टेंस के, और टोटल टाइम हमें पता है कितना दिया है, कुल उसको 5 घंटे का समय लग रहा है आने और वापस आने में। ठीक है, तो यहाँ पे बटे 5 हो जाएगा, राइट। तो m और c की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं हम, क्या मिल जाएगा हमें, तो 10 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, या फिर 100 माइनस 4, ये हो जाएगा 96, और बटे m 10।
ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया कि टोटल डिस्टेंस बटे 5। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा 9.6 इंटू 5, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या आती है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, अपनी जर्नी एक बार डेस्टिनेशन तक जाने में, और डेस्टिनेशन से फिर स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में जो भी डिस्टेंस होती है वही टोटल डिस्टेंस होती है। ठीक है, और हमें ये भी पता है ये डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, तो बेसिकली जो टोटल डिस्टेंस है वो वन साइड के डिस्टेंस का डबल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है ये बेसिकली 2 टाइम्स है किसके, जितना वो पूछ रहा है कि वो स्थान कितनी दूरी पर है। हमसे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी जा रही है ना कि टोटल डिस्टेंस, एक बार गया फिर वापस आ गया। तो ये उसका 2 टाइम्स है, इसी का आधा कर देंगे तो हमें वो फिक्स्ड डिस्टेंस आ जाएगी, जैसा हम स्पीड डिस्टेंस और टाइम में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आधा कर दो तो वो डिस्टेंस आ जाएगी, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। राइट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो फुल्ली समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चला सकता है। उसका जो शांत जल में चाल दिया है वो दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। आगे दिया है कि अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, सी की वैल्यू दी है 2, तो उसे एक स्थान तक नाव चलाने में वापस आने से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि उसको धारा की दिशा में जाने और धारा के विपरीत दिशा में आने में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। ऑब्वियस सी बात है कि जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो सेम डिस्टेंस वो जल्दी तय कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी स्पीड m+c होगी, और जब वो धारा के विपरीत दिशा में वापस आएगा तो उसको सेम डिस्टेंस तय करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय का अंतर दिया हुआ है वो 2 घंटे का दिया हुआ है। पूछ रहा है कि वह स्थान कितनी दूरी पर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ था आने और जाने का, यहाँ पे उस टाइम का अंतर दिया हुआ है। राइट, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। आने और जाने में लगे समय का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आने और जाने में कितना टाइम लग रहा है उसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, टाइम के रेशियो को निकालने के लिए हमें स्पीड का रेशियो चाहिए, तो स्पीड का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं कि उसको धारा की दिशा में, मान लो धारा इस दिशा में जा रही है, तो उसको धारा की दिशा में जाने में कितनी स्पीड आएगी, उसकी स्पीड जो आएगी वो m+c आएगी, और ये हो जाएगी 12, और धारा की विपरीत दिशा में आने में उसकी स्पीड आ जाएगी 8 की। यहाँ पे स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:2 का। ठीक है, स्पीड का रेशियो 3 और 2 का आ गया, और जैसे स्पीड का रेशियो आ गया हम इसी का रिवर्स क्या लिख सकते हैं, टाइम का रेशियो। ठीक है ना, यहाँ से हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2:3 का। अब देखो 2:3 का टाइम का रेशियो है, टाइम का अंतर दिया है 2 घंटे, यहाँ पे अंतर है 1 घंटे का, इसको बना लेते हैं 2 घंटे, इस पूरे रेशियो में 2 से गुणा करेंगे तो जो एक्चुअल टाइम है वो एक बार 4 घंटे का है और यहाँ पे 6 घंटे का है। ठीक है, जब उसकी स्पीड ज़्यादा है तब उसको 4 घंटे का टाइम लग रहा है। स्पीड ज़्यादा कब है, जब वो धारा की दिशा में जा रहा है। ठीक है, और धारा की दिशा में जाने की स्पीड 12 है, उसको टाइम लग रहा है 4 घंटे का, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी दूरी इंटू समय, ये आ जाएगी 48 किलोमीटर। या फिर हम इसी डिस्टेंस को यहाँ से भी निकाल सकते हैं, धारा की विपरीत दिशा में उसकी स्पीड है 8 की, और यहाँ पे समय लग रहा है 6 घंटे का, तो 8 से अगर 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ भी 48 ही आएगा। राइट,
होपफुली समझ गए होगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने देखो ये जो चीज़ निकाली हुई है, यहाँ पर हमने एक रिजल्ट निकाला हुआ है औसत चाल में, ठीक है। ये उसकी एवरेज स्पीड है, ये टोटल डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये टोटल टाइम है, राइट। देखो केस बनाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। एक आदमी ए से बी तक जाता है और बी से ए तक वापस आता है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में मान लो धारा भी जा रही है, राइट। आगे मान लो दिया है कि व्यक्ति का शांत जल में चाल m है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है, राइट। देखो रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, बस सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा। स्टेटमेंट अगर आपको नोट करना है तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको नोट कर सकते हैं। एक आदमी है, वो धारा की दिशा में d किलोमीटर के डिस्टेंस जाता है और वापस आता है। अगर व्यक्ति का शांत जल में चाल m है और धारा की चाल c है और उसको इस पूरी जर्नी में आने और जाने में कुल t घंटे का समय लगता है, कुल t टाइम लगता है, तो डिस्टेंस जो निकल के आएगी वो आएगी एक्चुअल डिस्टेंस, ना कि टोटल डिस्टेंस। ए से बी तक की डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आएगी m² - c² बटे 2m इंटू टी। आप इसको एज ए फार्मूला भी यूज कर सकते हो, बशर्ते कि आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टी क्या इंडिकेट कर रहा है, टी इंडिकेट कर रहा है टोटल टाइम, ठीक है। ये जो टी है ये है टोटल टाइम, ना कि सिर्फ एक तरफ का टाइम, ठीक है ना। टी है यहाँ पे टोटल टाइम है। ये 2 जो डिवाइड हो रहा है इसीलिए डिवाइड हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन में देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 9.6 का आधा किया हुआ है, ठीक है ना। तो वही जो यहाँ पे 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ये बेसिकली जब हम फिक्स डिस्टेंस निकालेंगे ए से बी के बीच में, क्योंकि औसत चाल जब भी निकालते हैं तो वहाँ पे कुल दूरी की बात आती है, ठीक है ना। तो कुल दूरी यहाँ पे देखो क्या आएगी, ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस आने में जो भी डिस्टेंस है वो उस वहाँ पे कुल दूरी है। हमसे एक्चुअल डिस्टेंस पूछी जा रही है कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे बेसिकली 2 बार कवर हो रही है, एक बार जाने में एक बार आने में। तो जब एक्चुअल डिस्टेंस पूछी जाएगी ए और बी के बीच में तो वहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2 से जो डिवाइड किया हुआ है ये वही है, राइट। बाकी ये आपने समझ ही लिया था। यहाँ पे हमने औसत चाल लिया, औसत चाल को हमने टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कर दिया, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, d बराबर m² - c² बटे 2m इंटू टी। आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लगाएंगे तो आपका आंसर 24 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 2 घंटे का समय अंतराल है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम का अंतर दिया हुआ है कि जाने में और वापस आने में कितने टाइम का गैप है। ध्यान से देखना, ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आ गया तो टी टाइम लग रहा है। और दूसरे वाले केस में, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। दूसरे वाले केस में ए से बी तक जाता है और बी से ए तक वापस आता है, ठीक है। यहाँ भी डिस्टेंस डी ही है और मान लेते हैं कि सी करंट की स्पीड है और आदमी की स्पीड m है, राइट। दोनों केस ध्यान से देखना, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे जो t है, ये t इन दोनों में टाइम का अंतर कितना लग रहा है। a से b तक जाएगा और b से a तक वापस आने में जो समय का अंतर लग रहा है वो t है। तब हमारा ये रिलेशन क्या बन जाएगा, उस केस में रिलेशन बनेगा d बराबर m² - c² बटे 2c इंटू टी, ठीक है ना। दोनों ही केस में बहुत स्लाइट फर्क है। यहाँ पे जो t है ये है, यहाँ पे t ये दिखाता है कि a से b तक जाने और b से a तक आने में लगने वाले समय में अंतर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे t और यहाँ पे t में स्लाइट डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस फार्मूले में देखो यहाँ पे 2m आ रहा है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 2c आ रहा है, राइट। होपफुली समझ गए होंगे।
हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, ठीक है ना। ये बेसिकली औसत चाल की जो बेसिक फार्मूला वही लगाया हमने, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूले को आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और इस पूरे चैप्टर में, इस स्ट्रीम वाले पूरे चैप्टर में ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। चाहे तो आप फार्मूला लगाओ या अदरवाइज जो मेथड हमने आपको बताया, एक तो यहाँ पे बता दिया पहले वाले केस के लिए क्वेश्चन नंबर 9, और दूसरे वाले केस के लिए क्वेश्चन नंबर 10 हमने आपको ये भी सॉल्व कराया हुआ है, अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो, ठीक है ना। वैसे ये काफ़ी सिमिलर फार्मूले हैं, अगर आप चाहोगे 4-6 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली फार्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है ना। जब रेगुलर एक बार प्रैक्टिस में कोई चीज़ रहती है तब वो भूलती नहीं है, राइट। तो होपफुली समझ गए होगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।